हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ। आज का जो टॉपिक है, ये कक्षा 9 में साइंस का जो पार्ट 13 है, हम बीमार क्यों होते हैं। देखिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अपने स्वास्थ्य से संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ही आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं जो पाठ से संबंधित ही टॉपिक है कि बीमार होने के प्रमुख क्या क्या कारण हैं। बीमार होने के प्रमुख क्या क्या कारण हैं, तो हम बीमार क्यों होते हैं, कौन कौन सी हम असावधानियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। तो सबसे पहली असावधानी यहाँ पर लिखी हुई है, संतुलित भोजन नहीं मिलने के कारण। यदि हमें संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो इस कारण हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, संतुलित भोजन नहीं मिलने के कारण। दूसरी असावधानी कौन सी है, समय पर भोजन नहीं करने के कारण भी हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो दूसरा कारण है। तीसरा कारण है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे रेडियोधर्मी प्रदूषण हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण हो, पर्यावरण प्रदूषण, उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाती हैं, बीमारी या रोग हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। अगला प्रश्न अगला टॉपिक इसमें यह है, कारण है, ये कह रहा है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण। देखिए, कोई भी पहले से रोगग्रस्त व्यक्ति है, पहले से क्या है, रोगग्रस्त व्यक्ति है, यदि उसके संपर्क में हम आ जाते हैं, उसके क्या आ जाते हैं, हम संपर्क में आ जाते हैं, तो उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर में भी क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और हमें भी क्या कर देते हैं, रोगग्रस्त कर देते हैं। तो बीमार होने का एक कारण ये भी है कि संक्रमित व्यक्ति के आप संपर्क में आ जाओगे तो आप भी क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। पांचवा कारण है जैव रासायनिक क्रियाओं में परिवर्तन होना। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैव प्रक्रम होते हैं। जैसे आपके भोजन का पाचन समय पे नहीं हो पा रहा है, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, भोजन का पाचन नहीं हो पा रहा है, आपके जो किडनी है, वृक्क है, यहाँ पर मूत्र का जो है निष्पंदन नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से आपके शरीर में क्या हो जाएगी, बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी और आप रोगग्रस्त हो जाओगे। ठीक है, आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से उचित मात्रा में जो है हार्मोन्स नहीं बन पा रहा है, तो आपकी जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होगी, प्रभावित होगी और आप क्या हो जाओगे, रोगग्रस्त हो जाओगे। इसी प्रकार से छठा जो कारण है बीमार होने का, विश्राम कम करना और अत्यधिक श्रम वाला कार्य करने के कारण भी हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। काम तो ज़्यादा कर रहे हैं, श्रम वाला अत्यधिक काम कर रहे हैं, परंतु विश्राम नहीं कर रहे हैं, तो विश्राम नहीं करने के कारण हम क्या हो सकते हैं, रोगग्रस्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो ये भी बीमार होने का कारण है। सातवां कारण है कुछ जंतुओं के काटने के कारण भी हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कुछ जंतु हमें काट देते हैं, जैसे कि एक है, कुत्ता काट देता है तो हमें जल भित्ति रोग यानी कि रेबीज रोग हो जाता है। इसी प्रकार से सियार काट देने पर भी यही हो जाता है, रेबीज रोग हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे मच्छर काट देता है तो मलेरिया हो जाता है और डेंगू हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, जंतु के काटने से भी हम क्या हो सकते हैं, रोगग्रस्त हो सकते हैं, मृत्यु हो सकती है, सांप वगैरह ये सब कुछ इसी में आ जाएगा जो हमें बीमार कर देते हैं, हमारी मृत्यु कराने के कारण बन सकते हैं। आठवां कारण है उचित शारीरिक व्यायाम एवं योग नहीं करने के कारण भी हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। शारीरिक व्यायाम नहीं कर रहे हैं, आलसी जीवन बिता रहे, योग नहीं कर रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो भी हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। अगला 9वां कारण है एक नियमित दिनचर्या के अनुसार कार्य नहीं करना। एक आप नियमित दिनचर्या के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो, उटपटांग कार्य कर रहे हो, बिना सोचे समझे कार्य कर रहे हो, तो इसका इफेक्ट जो है हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा और हम बीमार हो सकते हैं। 10वां कारण है इसका चिकित्सक यानी कि डॉक्टर की सलाह का पालन नहीं करना। यदि हमें डॉक्टर कोई एडवाइस देता है, हमारे शरीर के संबंधित, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित एडवाइस करता है और उसका हम पालन नहीं करते हैं, तो भी हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो बीमार होने के कुछ
यहाँ पर मैंने आपके लिए 10 कारण लिखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ क्या है। तो देखिए वैसे हेल्थ शब्द को हम शब्दों में नहीं बांध सकते, फिर भी मैंने एक जटिल शब्द है, फिर भी इनकी कुछ मैंने एक डेफिनेशंस आपके लिए जो अपनी किताब में दी हुई है उसको मैंने आपके सामने रखा है। स्वास्थ्य वह अवस्था है, यानी कि स्वास्थ्य हमारे शरीर की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। तो इस प्रकार की एक समन्वित परिस्थिति को हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य यानी कि हमारे शरीर की वह अवस्था जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, शारीरिक कार्य को, मानसिक कार्य को, पढ़ना लिखना सोचना समझना, और हमारे सामाजिक कार्य को, इन सभी कार्य को यदि हम उचित प्रकार से उचित क्षमता के द्वारा कर सकते हैं, इन तीनों कार्यों को यदि हम क्या कर सकते हैं, उचित क्षमता के द्वारा कर सकते हैं, उचित क्षमता द्वारा अगर यदि हम कर रहे हैं तो हम क्या हैं, एकदम स्वस्थ है। और यही अवधारणा जो है ये स्वास्थ्य की है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार से अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रोग शब्द का अर्थ क्या होता है, रोग का अर्थ क्या होता है। देखिए रोग को इंग्लिश में डिजीज़ कहते हैं, डिस प्लस बेस यानी कि बाधित आराम। यदि आपका जो आराम है, आपका स्वास्थ्य है, उसमें कोई बाधा आ रही है, यदि आपको शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से कोई असुविधा है तो आपके क्या हो जाएगा, उसे हम रोग की संज्ञा देंगे। तो रोग का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, बाधित आराम या असुविधा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताइए। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, इसके लिए 2 आवश्यक स्थितियां कौन कौन सी है। तो पहली आवश्यक स्थिति है उचित सामाजिक और भौतिक पर्यावरण होना। यदि आपको अच्छा सामाजिक वातावरण मिलेगा, भौतिक एनवायरनमेंट मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा है पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। इसी प्रकार से अगला 5वां जो टॉपिक है हमारा, ये कह रहा है संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। तो संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, वे रोग जो रोगी व्यक्ति से अन्य स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं और उसको क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं, तो उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग फैलने की जो प्रमुख विधियां है वो निम्न प्रकार हैं। पहले हवा के द्वारा फैलता है। देखिए कुछ बीमारियां होती है जो हवा के माध्यम से फैल जाती हैं, ठीक है। तो ये पहली विधि का नाम हुआ। यदि कोई रोगग्रस्त व्यक्ति छींकता है, क्या करता है, छींकता है, खांसता है, तो उसके मुख से नाक से सूक्ष्म जीव जो रोगाणु होते हैं वो निकलते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसको रोगग्रस्त कर देते हैं। तो ये हवा के द्वारा है। खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता, निमोनिया हो जाता, क्षय रोग हो जाता और कोरोना वायरस कोविड-19 ये हवा के द्वारा फैल रहे हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। इसी प्रकार से पानी के द्वारा भी कुछ बीमारियां फैलती। कोई भी अगर रोगग्रस्त व्यक्ति है वो क्या करता है, उसका अपशिष्ट पदार्थ है या वो कोई किसी पानी में नहा लेता है, ठीक है, तो और फिर हम उसी पानी का उपयोग कर लेते तो हमारे में भी क्या हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है। उसी पानी का हम क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, तो हम भी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो पानी के द्वारा भी बीमारियाँ फैलती हैं। अब कौन कौन सी फैलती, हैजा, पेचिस, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो फैल जाती पानी के द्वारा। अगली विधि का नाम है लैंगिक संपर्क के द्वारा, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। ये फैलती एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, ये जो बीमारियां होती हैं ये लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलती है। एड्स, ये लैंगिक संपर्क बनाने से, और भी इसके एड्स के फैलने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि ब्लड का आदान प्रदान करने से, संक्रमित सिरिंज का उपयोग करने से, ठीक है, ये फैल जाती है। तो अगला जो कारण है वो जंतुओं के द्वारा। मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, ये मलेरिया को फैला देता। मादा एडिज मच्छर डेंगू को फैला देता है। तो कुछ जंतुओं के द्वारा भी क्या होती है, बीमारियां फैलती हैं। इसी प्रकार से अन्य कारण क्या है, देखो दूषित भोजन के द्वारा भी बीमारियां फैलती, कीटों के द्वारा, शारीरिक संपर्क द्वारा भी फैलती हैं। ये जितने भी फैलने वाली जो बीमारियां होती है वायरस के, ये वायरस वाली होती है, बैक्टीरिया वाली होती है, फंजाई वाली, प्रोटोजोआ वर्ग के सूक्ष्म जीवों के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं ये फैलती है। इसी प्रकार से इस पाठ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिरक्षीकरण क्या है।
देखिए प्रतिरक्षीकरण को मैं आपको एक ट्रिक से समझाने वाला हूँ। देखिए प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे शरीर को एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र दिया है। यदि ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र किसी भी कारण से क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो हम बीमार नहीं हो, रोगग्रस्त नहीं हो, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने क्या बनाया, कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हमारे शरीर में करने का प्रयास किया है। इस कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र में वो क्या करते हैं, बाहर से हमें क्या करते हैं, संक्रमित कोई भी होते सूक्ष्म जीव का क्या बनाकर टीका बना करके वो हमारे शरीर में लगाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। जैसे ही वो संक्रमित सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र के साथ क्रिया करके एक कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं, ताकि भविष्य में उसी जाति का अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो उसको मार देते हैं और हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है ये प्रतिरक्षीकरण कहलाती है। हमारे जो सामान्यतः लगाए गए टीके हैं, जैसे कि पोलियो का टीका, हैजे का टीका, डीबीटी का टीका है, बीसीजी का टीका, कोरोना का टीका, ये कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से एक 7वां प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एड्स का पूरा नाम तो आपको रट लेना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ये HIV वायरस के कारण होता है, जो कि लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलता है। पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है। देखिए एंटीबायोटिक जो होता है, ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों यानी कि जीवाणु या कवक के द्वारा ये बनाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये आदि एंटीबायोटिक पदार्थ या दवाइयाँ हैं। इसी प्रकार से जो अगला 9वां प्रश्न है, अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंट, टीके का जो आविष्कार है वो किसने किया। तो टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। उन्होंने कैसे किया कि एक बार क्या हुआ था कि एक महामारी गायों के अंदर फैली, जिसे गोचेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, गोचेचक कहते हैं। अब ये गोचेचक उन लोगों को नहीं हुआ जो गायों की देखभाल करते, यानी कि जो गवाले थे, उनको ये नहीं हुआ था। तो एडवर्ड जेनर ने देखा कि जो गायों के संपर्क में रहते हैं उन लोगों को ये चेचक बीमारी बाद में जो फैली थी ना, वो नहीं हुई थी। तो फिर क्या किया कि इस चेचक के जो वायरस थे उनका इन्होंने क्या बनाया, एक वैक्सीन बनाया और लोगों के लगाया। तो फिर देखा कि इसके कारण उन लोगों को ये जो चेचक की बीमारी है वो बाद में नहीं हुई। तो देखिए चेचक के प्रति उनके शरीर में क्या हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई। लैटिन भाषा में जो होता है इसको चेचक को काउपॉक्स के नाम से जानते हैं, और काउपॉक्स का अर्थ होता है वैक्सीनिया, और वैक्सीनिया से वैक्सीन शब्द आया। तो ये तो पूरी टीके का जो शब्द वैक्सीन शब्द है उसकी खोज और उसका इतिहास हो गया है। इस प्रकार से इस पाठ से ये कुछ प्रमुख जानकारियाँ महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको समझाई है संक्षिप्त में। इनमें से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस पाठ को शॉर्ट में समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।